हेलो बच्चों, हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, जो कि आपके 11th का लास्ट चैप्टर है। इस यूनिट में आने वाले तकरीबन टॉपिक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हो। फॉर एग्जांपल, इस यूनिट में हम अलग अलग लेयर्स की बात करेंगे एटमॉस्फेयर के। हम बात करेंगे पोल्यूटेंट क्या होते हैं, पोल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं वो, ओके, पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट ये थोड़ी सी जो अब तक आपने पढ़ा है 10th लेवल तक, उसे थोड़ी सी आगे की कहानी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम सिर्फ पोल्यूशन नहीं पढ़ते, बट वो पोल्यूटेंट या वो पोल्यूशन कैसे है, राइट, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट कहते हैं। तो वो पोल्यूटेंट क्यों है और वो पोल्यूटेंट करते क्या है, मतलब वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, हम इस यूनिट में ये डिस्कस करेंगे। राइट, हम सबको पता है ओजोन डिप्लीट हो रही है, राइट, और वो CFC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन करो, तो आप कहोगे इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल फिनोमिनास अकरिंग इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में होने वाले केमिकल फिनोमिनास की स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को। पूछे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप कहोगे एनवायरमेंट में होने वाले केमिकल फिनोमिनास की स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल फिनोमिनास अकरिंग इन एनवायरमेंट। राइट, ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम अगर एटमॉस्फेयर को देखें, एटमॉस्फेयर ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर गैसेस का एक क्या मैं कह सकता हूं, एक ढेर है। राइट, हमारे ऊपर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ओके, तो इन गैसेस के इस झुंड को, या मैं ये कहूं कि अर्थ के सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर आप चले जाओ, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सरफेस से आप जहां धरती पे सपोज आप बैठे हो और वहां से एक ट्रेन पकड़िए और सीधे आप 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाइए। राइट, इसका मतलब आपने पूरे एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया। ओके, तो 0 से 1600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है और सरफेस से अबोव 1600 किलोमीटर, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फर्दर हम इस एटमॉस्फेयर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे नीचे वाले की बात करूं तो इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। लिथोस्फेयर जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, हम उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब भी आई थिंक आपको पता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है। राइट, तो इस हिस्से को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर जैसे ही खत्म होता है, एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। राइट, और एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर है, हम उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, राइट, आई एम नॉट श्योर, बट ये शायद टोपो वर्ड से आया है, ट्रोपोस्फेयर। टोपो का मतलब होता है सरफेस। राइट, जैसे टोपोलॉजी आई थिंक इट्स अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, और पता नहीं मैथमेटिक्स की ब्रांच है, बट इसमें हम सरफेस की स्टडी करते हैं। अब सरफेस पे मैथमेटिकल स्टडी है उसकी या ज्योग्राफिकल, आई डोंट नो, बट हाँ, टोपो का मतलब स्फेयर होता है, तो शायद ये वर्ड वहीं से आया है, ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे पहले जैसे ही लिथोस्फेयर खत्म होगा, एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा, और एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट है। तो पहले पार्ट का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो 0 से 11 किलोमीटर तक ऊपर है। राइट, 11 किलोमीटर पहुंचने के बाद आप एटमॉस्फेयर के एक लेवल को पार कर चुके हो। जैसे ही 11 से ऊपर जाओगे, 11 किलोमीटर से आगे गए, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी फेमस ओजोन लेयर प्रेजेंट है। राइट, जैसे 11 किलोमीटर से आगे बढ़ोगे, आई थिंक 23 किलोमीटर पर हमारी ये ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है। राइट, बट जैसे ही 11 से ऊपर गए, आप स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर कर जाते हो, जो कि है 11 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर चलेगी। इस स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली आपको नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन और ओ एटम मिलेंगे। ये आपको आगे पता लगेगा कि कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं वो एटम। वैसे ये वही ओ एटम है जिन्हें हम ओ रेडिकल कह देते हैं। ये वही ओ एटम है जिन्हें हम नेसेंट ऑक्सीजन कह देते हैं।
जब वो अकेला रहता है, O2 की फॉर्म में नहीं, तो ये आपको वहां मिलते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर में कौन सी गैसेस मिलती है ये आपको पता ही है। अच्छा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, राइट। आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी ऊपर जाओगे, और जैसे 11 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद आपका टेम्परेचर मतलब आसपास का टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -56। जैसे ही ट्रोपो से स्ट्रेटो में जाओगे दोबारा से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। पहले टेम्परेचर घटा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जो रिएक्शंस होती हैं सनलाइट की वजह से वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक बात इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं बच्चों कि सन रेज एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं करती। मतलब अगर आप सारी गैसेस को निकाल दो, सन और अर्थ के बीच में से सारी गैसेस को निकाल दो, तो सीधे रेज नीचे आएंगी। हमारा जो एनवायरमेंट है वो ठंडा होगा, गर्म नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर इसलिए हीटअप होता है क्योंकि यहां प्रेजेंट गैसेस सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, राइट। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना है जितना आप महसूस करते हो, जो है वो इसलिए है, राइट, इसलिए है। तो यहां पे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एक्सोथर्मिक है, इसलिए ऊपर जाने पर हम टेम्परेचर में इंक्रीज पाते हैं। -56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, जैसे ही आप 50 किलोमीटर से आगे चलते हो एक नई लेयर स्टार्ट होती है जिसका नाम है मीजोस्फीयर, राइट। मीजोस्फीयर 50 से 85 दोबारा से टेम्परेचर कम होने लगेगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इसलिए है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मीजोस्फीयर में जाने पर गैस की डेंसिटी कम होने लगती है, जैसा हेनरी ने कहा था, राइट। हेनरी ने कहा था क्योंकि प्रेशर कम होगा तो वहां अमाउंट ऑफ गैस कम मिलेगी, गैस की डेंसिटी, गैस के मॉलिक्यूल कम होने लगते हैं, तो वहां टेम्परेचर दोबारा से घटने लगता है, राइट। और तब हम 50 से 85 तक पहुंच जाते हैं, वहां टेम्परेचर -2 से घटकर -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, राइट। फिर आप आगे चलते हो, देन सन के पास पहुंचने पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे अब आप सन के पास जाओगे तो आपको हीट महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहां पे टेम्परेचर 500 किलोमीटर पहुंचने पर -90 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हीटअप हो जाता है। एंड वी ऑल नो एट दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर उनको जो एनर्जी मिलेगी वो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी कहीं ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो यहां पे आपको बहुत सारे आयंस मिलेंगे। एक और बात, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इन्हें आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्योंकि आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? बिकॉज इस रीजन में आपको आयंस मिलते हैं। एनर्जी इतनी हो जाती है कि गैसेस अपनी एनर्जी लूज कर देती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, राइट। तो आयनिक फॉर्म में आ जाती है। दैट्स व्हाई मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर आर आल्सो नोन एज आयनोस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो ये सब एटमॉस्फेयर के पार्ट है। अगर आप 500 से आगे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि 500 से आगे कुछ है ही नहीं, उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। 500 से 1600 तक, 500 तो चले गए बट एटमॉस्फेयर तो 1600 किलोमीटर तक है, तो 500 से आगे 1600 तक एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर बाहर वाला, राइट, बाहर वाला एटमॉस्फेयर, बाहर वाला एटमॉस्फेयर, क्योंकि है तो पार्ट ही एटमॉस्फेयर का ही, तो बाहर वाला क्या है तो एटमॉस्फेयर, तो बाहर वाला एटमॉस्फेयर, इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। 500 से 1600 तक, और 1600 से भी अगर आप आगे चले जाते हो तो आप फिर यूनिवर्स के का जो क्या कहते हैं अनएंडिंग जर्नी है, आप उस पर निकल पड़ोगे। और एटमॉस्फेयर से आगे वाले रीजन को जिसे हम अनएंडिंग कह रहे हैं, जो खत्म ही नहीं होता, आप चलते जाओगे खत्म ही नहीं होगा, उसे कहा जाता है इंटरस्टेलर स्पेस। आपने शायद हॉलीवुड की 1-2 मूवीज में ये वर्ड सुना भी होगा, इंटरस्टेलर स्पेस। आगे का जो यूनिवर्स है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट है बच्चों एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसे कहते हैं? हम कब कहते हैं कि हमने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर दिया? कब? जब एनवायरमेंट में ऐसे अनडिजायरेबल मटेरियल एंटर करता है
एंटर करता है जो ह्यूमन के लिए या एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट का मतलब सारी स्पीसीज आ गई, प्लांट्स आ गए, राइट, बाकी स्पीसीज आ गई, ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ऐसा अनडिजायरेबल मटेरियल जो एनवायरमेंट में एंटर करता है और ह्यूमन और प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल है, ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। और हम कहते हैं कि हमने यहां एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर दिया, राइट, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और बाय नेचर। कुछ ऐसे भी जैसे जंगल में आग लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, बट इसकी वजह से भी पोल्यूशन तो फैला ना, ओके, राइट। तो जो भी हमारे लिविंग सिस्टम है, डिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम नेचुरल है बट एनवायरमेंट तो उसकी वजह से पोल्यूट हो रहा है, ओके। तो ह्यूमन एक्टिविटी से भी एनवायरमेंटल पोल्यूट हो सकता है और नेचुरल प्रोसेस से भी एनवायरमेंट पोल्यूट हो सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैलाया जा सकता है नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी से। सो अगर आपसे कोई कहे व्हाट यू मीन बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो आप कहोगे इट इज अ फिनोमेना इन विच एन अनडिजायरेबल मटेरियल एडेड टू एनवायरमेंट, right, by human activity or by natural process, okay, and the material which is added in environment which is undesirable, right, that substance is called environmental pollutant, हम उसे pollutant कहते हैं, right, okay। तो environmental pollution क्या है? ऐसा ना चाहने वाला substance जो environment में enter करता है और human या बाकी plants के लिए harmful है, right, उसे हम environmental pollution कहते हैं। दूसरी बात, जो ऐड हुआ है वो नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है या ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, ओके। अगली बात सुनिए, एक है थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, टीएलवी क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसकी एक लिमिट के बाद वो हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन के लिए, राइट। तो वो उस लिमिट को हम टीएलवी कहते हैं। दोबारा सुनिए, एनवायरमेंट में प्रेजेंट कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है, अब मैं एक और लाइन इसमें ऐड करूंगा, ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर वो लगातार डेली 8 घंटे उस एनवायरमेंट में रहे और वो वहां प्रेजेंट है वो मटेरियल, राइट, और पूरी लाइफ वो वहां रहा, तो भी अगर उसके होने 8 घंटे डेली वो वहां रहता है, वो सब्सटेंस भी वहां प्रेजेंट है, राइट, वो सब्सटेंस भी वहां प्रेजेंट है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट, बट उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम है कि उसकी हेल्थ पे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है कि अगर इससे ऊपर होता तो डेली जब आप वहां नौकरी पे जाते थे या डेली वहां 8 घंटे रहते थे, राइट, उसकी वजह से आप बीमार हो गए, क्योंकि जो वो सब्सटेंस था उसकी जो टीएलवी वैल्यू थी, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू थी, उससे ज्यादा वो वहां प्रेजेंट था। तो टीएलवी वैल्यू क्या होती है? किसी पोल्यूटेंट की वो वैल्यू जिससे ऊपर अगर वो वहां रहेगा, राइट, तो 8 घंटे के लिए कोई डेली जो वहां आ रहा है वो बीमार हो जाएगा, राइट, अगर वो उससे ऊपर है तो, अगर टीएलवी वैल्यू से ऊपर है वो सब्सटेंस, तो जैसे आपके पास सीओ की टीएलवी वैल्यू, फॉर एग्जांपल सीओ की टीएलवी वैल्यू 40 ppm है, 40 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 10 लाख में से 10 लाख में हमने सांस लेने पर 10 लाख मॉलिक्यूल अंदर गए, जिसमें से 40 ppm पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10⁻⁶, मतलब 10 लाख, 10 लाख हमने सांस लिया, सांस लेने पर 10 लाख मॉलिक्यूल गैस के अंदर गए, राइट, इन 10 लाख में से 40 अगर सीओ के हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बट अगर वहां 40 से ऊपर मॉलिक्यूल आप डेली इनहेल कर रहे हो, राइट, तो आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हजार्डियस हो सकता है। तो टीएलवी वैल्यू किसी मटेरियल की वो वैल्यू होती है जिससे ऊपर अगर वो वहां है और 8 घंटे को डेली वहां आ रहा है तो वो बीमार हो सकता है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं 8 घंटे के लिए कोई डेली वहां आता है, उसके होने से उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट पे अगर वो मटेरियल वहां प्रेजेंट है और वो डेली 8 घंटे कोई वहां जा रहा है, तो उसके होने से उसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सब्सटेंस की टीएलवी वैल्यू है।
40 से ऊपर अगर सीओ प्रेजेंट है और आप डेली वहां सांस ले रहे हो तो आपके लिए हार्मफुल है, राइट। तो ये होती है थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, राइट। अगर किसी की थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब अगर वो ज्यादा होगा तब वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर किसी की कम है, इसका मतलब कम अमाउंट में भी वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, या हार्मफुल होगा, नॉट हो सकता है, सॉरी, होगा वो हार्मफुल अगर उसकी टीएलवी वैल्यू कम है तो। ओके, सीओ की टीएलवी वैल्यू 5000 ppm है, मतलब 5000। सांस लिया, सांस में 10 लाख मॉलिक्यूल गए या 10 लाख ग्राम आपने कोई गैस इनहेल की, ओके, उसमें से 5000 ग्राम CO2 है तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर इससे ऊपर है तो वो हार्मफुल है। तो ये होती है टीएलवी वैल्यू, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, राइट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की बात करें तो पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं। आई होप बच्चों टीएलवी वैल्यू क्लियर है। टीएलवी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या कहोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल विच इज प्रेजेंट अंडर टीएलवी वैल्यू इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग विच इज स्पेंडिंग 8 hours in a day, 8 hours in a week, I'm sorry 8 hours per day in a week। 8 घंटे हर दिन रहता है, पूरे वीक रहता है, और वहां तक अगर वो वैल्यू है तो उसके लिए हार्मफुल नहीं है वो उस वैल्यू तक, तो वो सब्सटेंस की टीएलवी है, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है जी, बहुत आसान सी बात है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसे समझने में। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो एनवायरमेंट में एंटर करते हैं, जैसे NO, CO, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, राइट। एंटर हुए और अगर ये कुछ और नहीं भी बने तो भी ये आपके लिए हार्मफुल है। NO एनवायरमेंट में एंटर किया, आपने इनहेल कर लिया तो ये आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी जो पोल्यूटेंट है वो रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना ले जो आपके लिए हार्मफुल है, तो ये जो बना ये एनवायरमेंट में ऐसे एंटर नहीं हुआ था, ये तो कुछ और बन के आया था, ये तो प्राइमरी पोल्यूटेंट था, बट ये प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्शन करके कुछ और बन गया और ये भी आपके लिए हार्मफुल है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, राइट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? जो डायरेक्ट एनवायरमेंट में एंटर करे, जैसे एंटर कर रहा है वैसे ही आया और आपके लिए हार्मफुल है, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। बट उस प्राइमरी पोल्यूटेंट ने कुछ और बना लिया, तो जो कुछ और बना वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और वो भी आपके लिए हार्मफुल है, राइट। तो हम उसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो पोल्यूटेंट है, इनका अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट भी रहे तो ये पोल्यूटेंट भी नहीं है, राइट, पोल्यूटेंट भी नहीं है। जैसे काउ डंग, अगर वो थोड़े बहुत अमाउंट में तो खाद बन जाएगा उसका, बट हाँ अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में कहीं गाय का गोबर प्रेजेंट है और वो पानी में एंटर कर रहा है तो वो तो आपके लिए पोल्यूटेंट का काम कर ही रहा है, राइट। तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कुछ टाइम के बाद डिग्रेड हो जाते हैं, राइट। जैसे काउ डंग की हमने बात की, ओके, पत्ते, ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, पोल्यूटेंट है, और ये पोल्यूटेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसका यूज नहीं कर सकते, ओके। अगर ये आप इन्हें इनहेल करते हो तो ये हार्मफुल है, तो ये पोल्यूटेंट तो है, बट यस ये है कि ये पड़े रहेंगे तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो या तो बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं या होते ही नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिथीन, मेटल्स, बहुत सारी ऐसी है जो डिग्रेड होती नहीं है, ओके। तो जिनको आप अगर यूज करो तो मतलब इनहेल करो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो ये आपके पास है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। टीएलवी की हमने बात की, इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था टीएलवी, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, राइट। किसी मटेरियल की वो वैल्यू जिसे आप इनहेल कर रहे हो 8 आवर डेली 8 घंटे के लिए आप उसे इनहेल कर रहे हो, बट वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। उससे ऊपर अगर मटेरियल वहां प्रेजेंट होगा तो वो आपके लिए हार्मफुल है, ओके। तो हम उस वैल्यू, उस सब्सटेंस की वो वैल्यू जो आपके जहां तक वो हार्मफुल नहीं है उसे टीएलवी कहते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एयर पोल्यूशन। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन एयर which have adverse effect on human health is called air pollution, okay। तो एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन होता किन वजह से है? एयर पोल्यूशन CO की वजह से हो सकता है, कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, CO2 बन सकता था, राइट, बट ऑक्सीजन कम था,
राइट, इस वजह से वो CO बनकर रह गया। तो CO एक एयर पोल्यूशन है। CO2 एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। CO2 इज नॉट एयर पोल्यूशन, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। राइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि CO2 बदनाम है किसी और वजह से। राइट, बट वो एयर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कम से कम प्लांट तो उसी से सर्वाइव करेंगे। ओके, तो CO एक एयर पोल्यूशन है। हाइड्रोकार्बन, अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे जो भी फ्यूल्स हैं उनके जलने से, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जो एयर में एंटर कर हमारे तक पहुंचते हैं, हमारे लंग्स, हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं और हमारे लिए हार्मफुल है। तो हाइड्रोकार्बन इस कैटेगरी में आता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, NOx लिखा है, CXHY लिखा है, बिकॉज एक सिंगल ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो, ऐसे बहुत सारे हैं, NO2, NO3, राइट, N2O5, ये सब क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम इनको जनरली NOx लिख देते हैं या एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, अगर एयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो वाटर के साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। राइट, और जब वो पानी नीचे गिरता है तो हम कहते हैं एसिड रेन वहां हो रही है। ओके, ऐसा हमने सुना भी है कि पहली बार जब बारिश होती है तो वहां नहीं नहाना चाहिए, उसमें नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज एयर में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट है जो तैयार थे वाटर के साथ रिएक्शन करने को। जैसे ही पहली बारिश आई, वाटर के साथ रिएक्शन किया, कुछ ऐसा बना जो हार्मफुल हो सकता है आपकी स्किन के लिए, फिर वो धरती पे गिर रहा है, तो पहली बारिश से अवॉइड करना चाहिए कि इसमें ना जाए, ना नहाए। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकुलेट्स। ये आपने बहुत सुना होगा, जैसे दिल्ली वगैरह में हर दिवाली के बाद बहुत गहरा आपको फोग दिखाई देता है, काफी दिनों तक सूरज नहीं दिखता वहां, ऐसा होता है, हर साल होता है। तो वो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स के लिए की वजह से रहता है। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं, जिनका साइज 5 नैनोमीटर से 5 लाख नैनोमीटर तक हो सकता है। 5 नैनोमीटर से 5 लाख हो गया, आई थिंक हो गया, राइट, या नहीं 6 है शायद, नहीं, ये तो 10 लाख हो जाएगा, यस 5 लाख, ओके, 5 लाख नैनोमीटर तक हो सकता है। राइट, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके इन छोटे पार्टिकल के सरफेस पे बहुत सारे पोल्यूटेंट आकर बैठ जाते हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट। अगर आप पोल्यूटेंट ना आकर बैठे तब भी आप इनहेल करोगे तब भी ये हार्मफुल है। राइट, और जैसे ही पोल्यूटेंट इस पर आकर बैठे तो ये तो जबरदस्त हार्मफुल हो गया हमारे लिए। ओके, तो उन्हें पार्टिकुलेट्स, तो ये भी एयर पोल्यूशन है। राइट, एयर में ये पार्टिकल का रहना भी हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। राइट, तो ये भी हम एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो एयर में जिन्हें हम एयर पोल्यूशन कहते हैं कि ये एयर पोल्यूट कर रहा है एयर को, तो या तो वो CO होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, राइट, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, और पार्टिकल कह देते हैं, हम इन्हें सीधा पार्टिकुलेट बोलेंगे। पार्टिकुलेट क्या होते हैं, एक इतने छोटे पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और जिनका साइज 5 नैनोमीटर से 5 लाख नैनोमीटर तक होता है। साइज से मैं एक और बात बता दूं, यहां डायमीटर की हम बात करते हैं, पार्टिकल के डायमीटर की बात करते हैं। 5 नैनोमीटर से 5 लाख नैनोमीटर तक उनका साइज है, वो हवा में घूम रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है। ओके बच्चों, तो ये है आपका एयर पोल्यूशन। आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं ये एयर पोल्यूटेंट ओजोन को कैसे हार्म करते हैं, ये समझते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं कि ओजोन बनती कैसे है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कहाँ रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में 23 से 30 किलोमीटर तक ओजोन रहती है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो। मीजो और थर्मो को दोनों को मिलाकर आइनोस्फेयर कह देते हैं। इसके आगे जो है 500 से 1600 किलोमीटर तक वो एक्सोस्फेयर है, और उससे आगे जो है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ओके, तो जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर थी जिसे हमने 11 से 50 किलोमीटर तक कहा था, तो ऐसा नहीं है कि 11 किलोमीटर में एंटर करते ही ओजोन आ जाती है, नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर पर, 0 से 25 किलोमीटर, मतलब 11 से आपने 14 किलोमीटर का सफर और तय कर लिया, तब ओजोन लेयर से हमारी मुलाकात होती है। राइट, ओजोन लेयर से वहां हम मिल पाते हैं। तो अर्थ सरफेस से लगभग 25 किलोमीटर, मोर प्रिसाइजली 23 किलोमीटर
बोलते हैं, बट हमें 25 याद रखना है। तो अर्थ सरफेस से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन प्रेजेंट है, राइट। अब ओजोन बनती कैसे है? ओजोन बनती कैसे है बच्चों? जैसे सनलाइट, सन है, राइट, सन है, ये अलग अलग तरह की वेव्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको याद होगा, कोजी एक्स यूवी मिला, तो उसमें गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, ओके, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये अलग अलग वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ओके, वेव्स या रेज। तो क्या होता है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन H2 मतलब फोटोन मतलब उन आने वाली वेव्स में से एक ऐसा फोटोन, एक ऐसी वेव जिसकी एनर्जी इतनी है जो इसे O+ रेडिकल में तोड़ देता है। सबसे पहला काम यहां से स्टार्ट होता है। एनवायरमेंट से वेव्स आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आई, उनमें से बहुत सारी रेज मतलब क्या अलग अलग था, उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी, एनर्जी अलग अलग थी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, राइट। तो एक पर्टिकुलर फोटोन ऐसा था जो ऑक्सीजन को तोड़ने के लायक था। किसी के पास कम एनर्जी थी, किसी के पास ज्यादा, बट वहां से वो फोटोन जो हमारे O2 को तोड़ सकता है, तोड़ देता है O+O में, O रेडिकल प्लस O रेडिकल में। ये O रेडिकल बहुत रिएक्टिव है, ये वहां पे प्रेजेंट दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर ऑक्सीजन तो टूट गया, ऑक्सीजन टूट गया तो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, राइट। तो कुछ टूट गए, कुछ नहीं बिना टूटे वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने उन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं किया, राइट, ओके। तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो O रेडिकल के साथ मिलकर ओजोन फॉर्म करता है। अब ये जो ओजोन बना है, अब आपने बहुत सुना है कि ओजोन करता क्या है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। अब वो करता कैसे यूवी रेज को एब्जॉर्ब? अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको नीचे कैसे नहीं आने देता, इसको समझिए। ओजोन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन की जरूरत है, और वो फोटोन किसका होना चाहिए? यूवी का होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज का, यूवी रीजन का होना चाहिए। यूवी रीजन, आई होप आप समझ रहे हो, यूवी रीजन मतलब जिसकी वेवलेंथ यूवी रीजन में आती हो, राइट, वो इसे तोड़ पाएगा। तो ये ओजोन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है जो यूवी रीजन में आता है। मतलब आसान शब्दों में हम ये कह देते हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया। वेव्स क्या है? पैकेट, ग्रुप ऑफ पैकेट्स, राइट, वो तो पैकेट्स है, तो उनमें से उस पैकेट को, किस पैकेट को? यूवी जो अल्ट्रावायलेट वेव्स थी, रेज थी, उनका जो पैकेट था उनको ही एब्जॉर्ब कर अपने आप को O2+O में तोड़ लेता है, O2+O में तोड़ लेता है। तो वो तो नीचे आ ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि ऊपर ही ओजोन ने उसे एब्जॉर्ब करके अपने आप को तोड़ लिया O2+O में, प्लस हीट वहां से रिलीज होती है। मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जहां ओजोन होगी वहां आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा, जो आपने देखा भी था स्ट्रेटोस्फीयर में -56 से टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, राइट। तो वहां पे इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, होगा क्या? अब मान लो ये O बना है, हीट बाहर निकल गई, ये O ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसी और के साथ या इसी के साथ कंबाइन होकर दोबारा से आपको ओजोन बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। ओजोन वहां पे हमें दोबारा से मिलेगा, ओके। तो क्या होगा कि जो हीट आती है उसको ओजोन एब्जॉर्ब करके अपने आप को O2+O में तोड़ लेती है, राइट। वहां पे जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि ये दोबारा से ओजोन बना सके। ऐसे तो जैसे ये बनेगा तो वापस ये इसको हीट को लेकर वापस ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूवी तो अगर इसने हीट रिलीज की थी, फोटोन लिया था, यूवी रीजन वाला फोटोन लिया था, तो आप कहोगे ये तो सर वापस आकर वहीं पहुंच गया। तो वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, राइट। तो वो किसी रीजन में थोड़ा ऊपर नीचे जाकर दोबारा से ये रिएक्शन क्रिएट करेगा, दोबारा से ओजोन का फॉर्मेशन होगा। तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके वो आप ओजोन अपने मॉलिक्यूल को तोड़ लेती है और यूवी को नीचे नहीं आने देती, राइट। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करती है, हीट वहां से रिलीज होती है, अल्ट्रावायलेट हीट में बदल गई, अल्ट्रावायलेट रेज हीट में बदल गई, वो नीचे नहीं आ पाई, स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ओजोन बनती है और ऐसे ओजोन अल्ट्रावायलेट वेव्स को धरती पे आने से रोकती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है। देखिए बच्चों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन के डिप्लीट होने के पीछे केमिस्ट्री क्या है, कौन सी केमिकल रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन खत्म हो रही है, राइट। ओजोन हॉल जिसे हम कह रहे हैं वो कैसे बन रहा है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटी से दो बहुत ही
हार्मफुल केमिकल एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और भी बहुत हार्मफुल है, बट ओजोन के लिए जो हार्मफुल है वो ये दो है, नाइट्रिक ऑक्साइड और CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम कहां से आया? अगर इसका फॉर्मूला देखें तो जैसे ये CF2Cl2 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, राइट। CFCl3 नॉट क्लोरो, आई एम सॉरी, ओके, CFCl3 ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, तो इनको CFC कहा जाता है। इनको फ्रियोन्स भी कह देते हैं, जिनमें कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन्हें फ्रियोन्स भी कह देते हैं, राइट। या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन और कार्बन हो। ये फॉर्मूले होते हैं कुछ फ्रियोन्स के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। तो ये दो हार्मफुल जो मटेरियल है, जैसे CFC की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता। ओके, काफी जगह इसको यूज किया जाता है एज ए सोलवेंट, CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, बट ह्यूमन के लिए अनहार्मफुल है, ओजोन के लिए हार्मफुल है भाई, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए हमने यूज करना स्टार्ट किया, बट वी फाउंड आफ्टर सम टाइम कि यार ये तो ओजोन के लिए बड़ा खतरनाक है, और अगर ओजोन गई तो ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक रहेगा। तो इनडायरेक्टली हमारे लिए ये यस हार्मफुल है, बट डायरेक्टली अगर आप इसको देखो तो ना इसकी कोई स्मेल होती है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत अच्छा सोलवेंट है, राइट। डायरेक्टली ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारे दोस्त की तरह है, ओके, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि दूसरे दोस्त को हार्म कर रहा है और वो दोस्त हमारा कुछ ज्यादा ही खास है, यानी ओजोन। तो देखते हैं बच्चों कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, इन दोनों केमिकल्स के बारे में देखते हैं कैसे ओजोन को डिप्लीट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 के साथ रिएक्शन करता है, O3 ओजोन ना बड़ी जल्दी अपना O रिलीज करने की फिराक में रहता है। O3 को हल्का सा हीट करो, O2 प्लस O रेडिकल बाहर निकलता है। अब ये कह सकते हो दो O और जो तीसरा O है वो लूजली बॉन्डेड होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पी ब्लॉक नाम की एक यूनिट आएगी 12th में, हम उसमें देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे वीक होता है, क्यों वीक होता है। ओके, तो ये बड़ी जल्दी O निकालता है, O बहुत रिएक्टिव है, तो NO उस O के साथ रिएक्शन करके, O के साथ, क्योंकि ये कैसे O3 कैसे ब्रेक होता है, O2 प्लस O, राइट। अब ये मानो ये एक O को देने को तैयार रहता है, ओके, तो यहां से NO उस एक O के साथ रिएक्शन करके NO2 और O2 रिलीज करता है, ठीक है। हमारे ओजोन का मॉलिक्यूल खत्म। अब और भी गलत बात देखिए इसकी, NO की, NO2 बन गया, ठीक है। NO2 O के साथ कंबाइन होकर, ये O कहां से आया? क्योंकि आपने देखा था जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पे बहुत सारे O रेडिकल रहते हैं, O2 पर जैसे ही लाइट गिरती है वो O रेडिकल में टूट जाता है, तो वहां पे और जो O रेडिकल प्रेजेंट है, O रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल जो प्रेजेंट है, उनके साथ मिलकर NO2 दोबारा से NO बना लेते हैं।